कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु और आराम शाह की हत्या के पश्चात इल्तुतमिश ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले उसने सत्ता का संगठन करना शुरू किया। उसने विरोधियों को समाप्त करने के लिए तुर्कान ए चहलगानी के नाम से संगठन, जिसको चरगान भी कहते हैं, की स्थापना की। इस संगठन में उसने कुछ विरोधियों को भी उसका सदस्य बना दिया और इस संगठन के द्वारा उसने कई विरोधियों को संतुष्ट किया या समाप्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन उसे सत्ता का, प्रशासन का इतना ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वो तुर्क वंश को या तुर्क सत्ता को संगठित नहीं कर पाया और न उसमें विस्तार कर पाया। इल्तुतमिश क्योंकि बदायूं का सूबेदार रह चुका था, उसे प्रशासनिक अनुभव था, इसलिए उसने अपनी सत्ता को, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और संगठित भी करना शुरू किया। 1215 में उसने यलदोज को हराया तराइन के युद्ध में। 1217 में कुबाचा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1220-21 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने सिंध पर हमला कर दिया। वस्तुतः हुआ यह था कि ख्वारिज़्म शाह का पुत्र मंगबरनी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से भयभीत होकर भारत के पंजाब तक आ गया और उसका पीछा करते करते चंगेज खान सिंध तक आ गया। लेकिन इल्तुतमिश ने वक्त की नजाकत को देखते हुए समझदारी दिखाई और मंगबरनी का साथ देने से इनकार कर दिया और न उसे कुछ सुविधा या सहायता दी, ताकि उसे चंगेज खान के खूब भाजन नहीं बनना पड़े। 1228 में मंगबरनी के वापस लौट जाने के पश्चात मंगोल आक्रमण का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान का खुतबा दिया, प्रमाण पत्र दिया और इस प्रमाण पत्र के द्वारा भारत में इल्तुतमिश सल्तनत काल के अधिकृत रूप से सुल्तान हो गया। इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया और इक्ता प्रथा का चलन भी किया। यूं तो इल्तुतमिश ने स्थापत्य कला में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी उसने अजमेर में कुछ छुटपुट इमारतें बनाई और जिस कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उस निर्माण को उसने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात उसके मकबरे का निर्माण किया। कहा जाता है कि भारत में सबसे प्रथम मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश ने अपनी जिंदगी जीते जी ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तब इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज ने तुर्क सरदारों की मदद से अपना स्वयं का राज्याभिषेक कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए सारे सत्ता सूत्र उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में आ गए। मां बेटों के अत्याचार की वजह से जनता में एक विद्रोह पनप गया और विद्रोह जनता में इतना ज्यादा हो गया कि उसके लिए
फिरोज को दिल्ली से बाहर विद्रोह को दमन करने के लिए जाना पड़ा। फिरोज ने जैसे ही दिल्ली छोड़ी, रजिया ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और अपना राज्याभिषेक करवा लिया। फिरोज की अरुचि विलासी प्रवृत्ति को देखते हुए तुर्क सरदारों ने भी अब रजिया का साथ देना स्वीकार कर लिया। फिरोज जैसे ही दिल्ली की तरफ लौटा, विद्रोह दबा के उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया सुल्ताना के नाम से हिंदुस्तान की पहली महिला शासिका बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क वंश कहे या गुलाम वंश की स्थापना तो जरूर करी, लेकिन उसमें थोड़ी प्रशासनिक क्षमता कम थी या उसे कम समय मिला, इसलिए न तो वो गुलाम वंश को स्थायित्व दे पाया, न उसे उसका विस्तार कर पाया। लेकिन इल्तुतमिश ने लगभग 26 साल शासन किया और इसमें उसने भारत में गुलाम वंश या तुर्क वंश को मजबूती देने की कोशिश करी और उसमें काफी हद तक सफल भी रहा। उसे बगदाद के खलीफा ने प्रमाण पत्र भी दिया सुल्तान का, इसलिए वो अधिकृत रूप से सुल्तान भी कहा गया। धन्यवाद।